महाभारत एक कहानी या एक इतिहास। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे इतिहासकार निकालते हैं इन कहानियों के पीछे छुपा हुआ सच। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास में। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे इतिहासकार अलग अलग प्रकार से हमारे क्या बोलते हैं अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से हमने अलग अलग महाभारत को पढ़ा और कैसे उनकी कहानियों से अपना अपना अलग अलग निष्कर्ष निकाला, अपने अपने मत दिए, अपने अपने व्यूज प्रेजेंट किए लोगों के सामने कि महाभारत एक सच था या एक केवल एक प्रकार से इतिहास है या केवल एक प्रकार से कथा या कहानी है, या रियल में भी कोई इस प्रकार से ऐसा ग्रंथ हुआ है, इस प्रकार से कोई बैटल हुआ है हमारी भारत भूमि पर, यह हमको देखने को मिलेगा। So if you look through the sources cited in this chapter, once more you will notice that historians consider several। देखो, इतिहासकार को अगर कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, किसी भी एविडेंस को देखना है, तो उसको एनालिसिस करते हैं। पहले अलग अलग एलिमेंट्स के आधार पे एनालिसिस करते हैं, उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दे एग्जामिनिंग वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत पाली। देखो, जो भी ग्रंथ है या जो भी किताब है, जो भी उन्हें एविडेंस प्राप्त हुई है, वो रिटर्न एविडेंस है जो प्राप्त हुई, उसमें देखेंगे सबसे प्रकार से क्या कि किस प्रकार की लैंग्वेज दी गई है। प्राकृत लैंग्वेज, पाली, तमिल लैंग्वेज दी गई है, दैट वर प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत, पाली या तमिल लैंग्वेज वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल द्वारा उपयोग की जाती थी। और इन संस्कृत या फिर संस्कृत में दिया गया है। अ लैंग्वेज मीन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रीस्ट एंड एलीट। जो एलीट क्लास के अपर क्लास लोग हुआ करते थे या प्रीस्ट जो पुजारी या पंडित हुआ करते थे, वो संस्कृत का उपयोग करते थे, और ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, पाली या तमिल इस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग करते थे उस समय। तो इस प्रकार से टेस्ट को इस बेसिस पर भी मूल्यांकन किया जाता है कि इस प्रकार से भी असेसमेंट किया जाता है कि उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है। सबसे पहले क्या कि लैंग्वेज किस प्रकार की है। किसी भी टेक्स्ट को अगर पढ़ना है किस प्रकार से देखा जाएगा कि उसके पहले देखा जाएगा उसमें लैंग्वेज किस प्रकार की है। नॉर्मल लैंग्वेज में दिया है तो नॉर्मल लोगों के लिए होगा, और अगर संस्कृत जैसी लैंग्वेज में दिया है तो हो सकता है एलीट क्लास के लोगों के लिए दिया होगा, एलीट क्लास लोगों से रिलेटेड होगा ये ग्रंथ या टेक्स्ट, है ना। तो क्या एक फैक्टर डिसाइड करता है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लैंग्वेज। पहला एलिमेंट क्या है, लैंग्वेज। अब आगे क्या देखेंगे, दे ऑल्सो कंसिडर द किंग ऑफ काइंड्स ऑफ द टेक्स्ट। अब किस प्रकार का टेक्स्ट है, किस प्रकार का टेक्स्ट है, टाइप क्या है उसका, इस प्रकार टेक्स्ट का क्या है, टाइप किस प्रकार है। जो भी ग्रंथ है या टेक्स्ट जो है उसका क्या है, टाइप कैसा है। वर दीज मंत्र, क्या उसमें क्या ये मंत्र हैं, वो ग्रंथ में क्या दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं। लर्नड एंड चैंटेड बाय द रिचुअल स्पेशलिस्ट। अब देखो, जो अलग अलग प्रकार के स्पेशलिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके द्वारा ये मंत्र बोले जाते हैं, क्या वो हैं, है ना। और द स्टोरीज या फिर क्या है, कहानियां हैं। तो टाइप किस प्रकार है, वो ग्रंथ का टाइप किस प्रकार, उसमें कहानियां दी गई हैं, मंत्र दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स दिए गए हैं जो कि किसके द्वारा, जो पंडित पुजारी के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। रिचुअल दिए हैं, मंत्र दिए हैं, ये कहानियां दी हैं, किस प्रकार का टेक्स्ट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ग्रंथ को मूल्यांकन करने के लिए, उसको असेसमेंट करने के लिए। क्या पहले उसमें क्या देखेंगे हम, उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है, उसके बेसिस पर हम देखेंगे उसका टाइप किस प्रकार है। भाई इसमें मंत्र है या कहानियां हैं, तो उस पर कहानियां हैं, किस लैंग्वेज में कहानी दी गई है, उसके बेसिस पर स्टोरीज देखेंगे कि ये टेक्स्ट किससे रिलेटेड है, उसके आधार पर उसको आगे स्टडी करेंगे। दैट पीपल कुड हैव रीड और हर्ड एंड द रीटोल्ड इफ दे फाउंड देम इंटरेस्टिंग। और अलग अलग प्रकार की कहानियां जो लोग एक दूसरे को सुनाएंगे या बताते होंगे उस समय के लोग। इस प्रकार से ऐसे क्या देखा गया कि टाइप के बेसिस पर भी हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर, टाइप के बेसिस पर। उसके अलावा क्या देखने मिलता है हमको, थर्ड एलिमेंट, दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर। अब जो भी जो ग्रंथ लिखा गया उसका ऑथर कौन है, किसने लिखा है, लिखने वाला कौन है, उसका ऑथर कौन है, whose perspective and the ideas shaped the text as well as the intended audience। अब देखो, क्या ऑथर के बाद क्या देखने को मिलता है, ऑडियंस, भाई किसने लिखा है, क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा उसकी लैंग्वेज किस प्रकार है, क्या कि लैंग्वेज किस प्रकार है, किसी भी जो टेक्स्ट है उसकी लैंग्वेज किस प्रकार है, किस टाइप का वो है वो टेक्स्ट हमको देखने को मिलता है, उसका टाइप किस प्रकार है, मंत्र है, कहानियां है, कविताएं हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसका ऑथर क्या है, ऑथर क्या है, और फिर ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, ऑथर एंड इट्स पर्सपेक्टिव। भाई अलग अलग ऑथर के अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, अलग अलग अवधारणाएं रहती है, कौन किस प्रकार से बात कर रहा है, पर्सपेक्टिव, है ना। ऑथर किस प्रकार से है, ऑथर एंड पर्सपेक्टिव, उसका ऑथर है, उसका पर्सपेक्टिव, में से तीन। उसका देखना होता है ऑडियंस, उनको सुनने वाले कौन है, उसमें किस ऑडियंस के लिए है पर्टिकुलरली। जैसे हम आज जो क्लास देख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली ये टॉप चैप्टर को पढ़ने वाली ऑडियंस कौन है, केवल क्लास 12th के जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो आप ऐसे पर्टिकुलर ऑडियंस हो, उसी प्रकार उस पर्टिकुलर ग्रंथ के डेडिकेटेड क्या एक पर्टिकुलर ऑडियंस हुआ करती थी। एज वेरी ऑफन ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट
ऑफ देयर ऑडियंस इन द माइंड व्हाइल कंपोजिंग देयर वर्क। तो उसकी जो पर्टिकुलर ऑडियंस होती थी उसी के बेसिस पर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th में, तो आपको क्लास 12th के बेसिस पर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है उतनी दे रहा हूँ। परंतु इफ यू आर लाइक इन परस्यूइंग यूपीएससी एग्जाम और अटेंडिंग द क्लासेस ऑफ द यूपीएससी, तो आपको उस प्रकार से क्लासेस में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, उसी पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाया जाएगा। सो लैंग्वेज, टाइप, ऑथर एंड इस पर्सपेक्टिव। और फोर्थ हम क्या देखने को मिलता है, ऑडियंस। तो ऑथर किस प्रकार है, उसकी ऑडियंस किस प्रकार है, इसके बेसिस पर भी टेक्स्ट का क्या किया जाता था, असेसमेंट किया जाता था। एंड दे ट्राई एंड असर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ द कंपोजिशन। क्या है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या है एक और, डेट ऑफ द कंपोजिशन। क्या डेट, किस समय लिखी गई, डेट और डेट एंड प्लेस, डेट एंड प्लेस, क्या है कितनी कितने समय किस समय पर लिखी गई है और क्या किस जगह पर उस टेक्स्ट को लिखा गया है, उसके बेसिस पर भी उसका असेसमेंट किया जाएगा। भाई क्या पर्टिकुलरली कि साउथ वाले रीजन के लिए लिखा गया है तो भाई साउथ का टेक्स्ट होगा वो उसी की प्रकार की भाषा में लिखा गया है, सुनने वाली ऑडियंस वही, तो भाई ये सदर्न टेक्स्ट हो गया। नॉर्थ में लिखा गया है तो नॉर्थ की भाषा में लिखा गया है, नॉर्थ की स्क्रिप्ट जो चल रही है वहाँ पे नॉर्थ के कोई पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखा गया है, लिखने वाला भी नॉर्थ का ही ऑथर है, उसी क्षेत्र से हमें ग्रंथ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से डिसाइड होता था, इसी प्रकार से असेसमेंट करते हैं हमारे इतिहासकार कि वो ग्रंथ किस जगह का है, किस प्रकार की ऑडियंस है और ग्रंथ में किस प्रकार की बातें की गई है, उसी प्रकार से क्या देखते थे उसका मूल्यांकन किया करते थे, असेसमेंट किया करते थे हमारे हिस्टोरियंस, है ना। So it is only after making these assessment they draw on the content of the text to arrive at an understanding। अब इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते थे कि भाई किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग और इनका किस प्रकार से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता था कि भाई कितने ऐतिहासिक इतिहास में इनका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे ग्रंथ, उसी के आधार पर देखते थे। पहले उसका क्या करते थे, असेसमेंट करते थे इन अलग अलग प्रकार से 5 एलिमेंट्स के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर कि टेक्स्ट किस टाइप का है ना, इसका ऑथर क्या है, कौन है और ऑथर का पर्सपेक्टिव किस प्रकार है ये देखने को मिलता है, सुनने वाली ऑडियंस कौन है, किसी ऑडियंस को टारगेट करके बोल रहा है, और उसका डेट एंड प्लेस, कौन कितनी डेट थी, किस समय पे लिखा गया और जगह कौन सी थी। इन्हीं चीजों का असेसमेंट करने के बाद ही वो अपने क्या देते थे, व्यूज देते थे कि भाई इस प्रकार इसका क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हुआ करता था इस पर्टिकुलर ग्रंथ का। एज यू कैन इमेजिन दिस इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट था। भाई इतना सब करना कितना डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था, ये बिल्कुल भी ऐसे ग्रंथों को लिखना और इनको सबको एक जगह इनका समावेश करना बहुत टफ चैलेंज हुआ करता था। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, कैसे हमारे सुक्तांकर जी जो आते हैं उनको किस प्रकार से अलग अलग पूरे भारत के पूरे जितना भी पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की महाभारत देखने को मिलती है, रीजनल वेरिएशन आते हैं, इन सभी को एक जगह से इकट्ठा करके एकत्रित करने के बाद ही उन्होंने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बनाया था। इस प्रकार से एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ करता है। उसके हम देखेंगे, लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हमने देखे कैसे 5 देखे थे, लैंग्वेज, टाइप, ऑथर एंड ऑडियंस और डेट एंड टाइम और प्लेस कौन सी, तो ऐसे 5 हमने एलिमेंट देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका ये लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से टेक्स्ट की लैंग्वेज हुआ करती थी। द वर्जन ऑफ द महाभारत वी हैव बीन कंसीडरिंग इज इन संस्कृत। देखो, ऑल्दो देयर आर वर्जन्स इन अदर लैंग्वेज एज वेल, महाभारत को हमें जो वर्जन देखने को मिलता है कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलता है, संस्कृत में देखने को मिलता है कि भाई जो रियल महाभारत है वो संस्कृत लैंग्वेज में है। इसके अलावा संस्कृत के अलावा और भी अलग अलग भाषाओं में इसका क्या बोलते हैं, इसको चेंज किया गया है, अलग अलग भाषाओं में भी इसको लिखा गया है, ट्रांसलेशन किया गया है किसका, महाभारत का। जैसे रज्मनामा करके हम देखेंगे कि हमारे दूसरी भाषा में लिखा गया है, और भी अलग अलग भाषाओं में जिनके बारे में हम देखेंगे। हाउएवर द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास। अब क्या देखने को मिलता है हमारे वेदों में, ये हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं हमारे सारे के सारे, उन ग्रंथों में बहुत जटिल प्रकार से संस्कृत के बहुत कठिन प्रकार की संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। लेकिन महाभारत में क्या, महाभारत में जो संस्कृत का उपयोग किया गया है वह बहुत ही सरल भाषा में है, वह बहुत ही सरल प्रकार की संस्कृत है। लेकिन जो हमारी वैदिक ग्रंथों में दी गई वह संस्कृत बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत ही ज्यादा कठिन है, जो साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। और ऑफ द प्रशस्ति डिस्कस देना चैप्टर 2, और हमने जो इतनी प्रशस्ति पढ़ी है हमारे चैप्टर 2 में, उनमें भी हमें अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। एज सच इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड। और महाभारत को इनको पढ़ने के आधार पर हम धीरे आसानी से इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि सिंपलर लैंग्वेज में दी गई हमें महाभारत की संस्कृत जो दी गई है वेदों से भी आसान। हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड टेक्स्ट। अब देखो इसको 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, इसमें जितना भी कंटेंट दिया गया है उसको किस प्रकार से 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। सेक्शन दैट कंटेंट्स स्टोरीज, एक सेक्शन जिसमें क्या दी गई है, स्टोरीज दी गई है, क्या दी गई है, स्टोरीज है, कहानियां दी गई है, कथाएं दी गई है, उसे क्या बोलेंगे, नैरेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नैरेटिव। एंड द सेक्शन दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी में किस प्रकार के नियम कानून होने चाहिए, उनको बोलते हैं डायडेटिक। इसमें एक प्रकार से
डायडेटिक क्या होता है? डायडेटिक रेफर्स टू समथिंग दैट इज मीन फॉर पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। किस प्रकार के आदेश दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई आपको पर्टिकुलर से क्या आदेश, जैसे श्री कृष्ण की गीता में इस प्रकार की बातें की गई। उपदेश, उपदेश बोलते हैं जैसे हमको उपदेश दिए गए हैं कि आपको ये कार्य करना है, मोरल वैल्यू से रिलेटेड कार्य करना है, ये सभी बातें की जाती हैं। तो किस प्रकार से, दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक तो नैरेटिव के बेसिस पे, क्या नैरेशन है या कहानियां हैं नैरेटिव के बेसिस पर, और दूसरा क्या है, डायडेटिक के बेसिस पर, कि भाई किस प्रकार से उपदेश दिया गया है, क्या डायडेक्टिक के बेसिस पर किस प्रकार से उपदेश दिया गया है। नैरेटिव और डायडेक्टिक दो प्रकार से इसका डिवीजन किया गया है। सो दिस डिवीजन इज बाय नो मीन व्हाट एट, भाई ऐसा अब जरूरी नहीं कि नैरेटिव है तो नैरेटिव वाली बातें नैरेटिव में रहेंगी, या डायडेक्टिक की बातें जितनी है डायडेक्टिक की बातें उसमें ही रहेंगी। कोई एक दूसरे में, हम डायडेक्टिक को देखेंगे तो कहीं डायडेक्टिक के सेशन में हमको कुछ स्टोरीज देखने को मिल जाएगी, डायडेक्टिक के सेक्शन में हमें क्या देखने को मिल जाएंगी, स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी, और नैरेटिव के जितने भी उनमें सोशल मैसेज देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे पे, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसमें इस प्रकार की बातें मिलेंगी, इसमें दोनों एक दूसरे में, दोनों की भाषा एक दूसरे में वेरी भी कर सकती है। हाउएवर जनरली हिस्टोरियंस एग्रीड दैट महाभारत वाज मीन टू बी ड्रामेटिक। देखो, पर इतिहासकार क्या थे, अंततः बोलते हैं कि भाई महाभारत जो थी एक प्रकार से ड्रामेटिक थी। क्या थी? ड्रामेटिक, नाटकीय थी, नाटक प्रकार से थी। मूविंग स्टोरी, एक प्रकार से नाटक प्रकार की थी, कहानियां होती थी इसमें। एंड दैट द डायडेक्टिक पोर्शन वाज प्रोबेबली एडिड लेटर। तो प्रारंभ में क्या हुआ करती थी, महाभारत एक प्रकार से नाटक हुआ करता था या कहानियां हुआ करती थी, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ देखते हैं बाद में इसमें और भी ज्यादा डायडेक्टिक पोर्शन ऐड किए गए समय के साथ साथ। उपदेशात्मक बातें जितनी भी है बाद में ऐड की गई। पहले तो एक प्रकार से कहानी थी, अर्जुन ने भीम से ये कहा, इस प्रकार से ऐसे नाटक हम देखने को मिलता है, उस प्रकार से नाटक हुआ करता था। परंतु इसका डायडेक्टिक पोर्शन क्या है, बाद में उसमें ऐड किया गया है। डायडेक्टिक पोर्शन में अलग प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, सोसाइटी के लिए मैसेज दिए जाते थे, सोशल मैसेज दिए जाते थे। तो ये हमारा इस प्रकार से, कैसे हमारे श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को एडवाइस दे रहे हैं युद्ध भूमि में किस प्रकार से तुमको कार्य करना है। ठीक है, अर्जुन जब अपनी विडंबना में आ जाते हैं तो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कर्म ये है, मेरा धर्म ये, इस प्रकार के अलग अलग समस्या में उलझ जाते हैं। तो श्री कृष्ण उनसे केवल एक ही बात कहते हैं, आपने बहुत फेमस जो श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोत्सु कर्मणि, कि केवल तुम अपना कर्म करो और तुम्हारा कर्म युद्ध भूमि पर क्या है, केवल युद्ध लड़ना है, वहां की चीजों को इग्नोर करो। इस प्रकार का उपदेश कौन देते हैं? श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को। ये हमारी इस प्रकार की पेंटिंग हमको प्राप्त हुई है। सो उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटरेस्टिंगली द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास। जो हमारा ग्रंथ है, जो टेक्स्ट है, उसे क्या बोला गया है, एक प्रकार से इतिहास बोला गया है, कि महाभारत जो एक प्रकार से इतिहास है विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन, और जो हमारे संस्कृत भाषाओं के ग्रंथों में आता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज दस इट वॉज, यह हुआ करता था, दस इट वॉज। तो भाई एक प्रकार से इतिहास है कि भाई हुआ करता था, हमारे इतिहास किसी प्रकार से पढ़ते हैं। विच इज वाई इट इज जनरली ट्रांसलेटेड एज हिस्ट्री, क्योंकि इसको इसलिए बोला गया है इतिहास, क्योंकि एक प्रकार से क्या हिस्ट्री के जैसे ही इसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। बिकॉज इट इज ट्रांसलेटेड हिस्ट्री, भाई इतिहास में ये सारी बातें इस प्रकार से हुआ करती थी, ये घटनाएं हुई हैं। Was there a real war that was remembered in this epic? क्या सचमुच में ऐसा युद्ध हुआ है जो हमको इसमें देखने को मिलता है महाभारत में? क्या सही है? नहीं, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वी आर नॉट श्योर। अलग अलग इतिहास का भाई, क्योंकि हमको इस प्रकार की जानकारी, कोई ऐसे पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली है जिसके हम आधार पे कह सकते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार से युद्ध हुआ है, हमको इसके एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी हमको कोई एविडेंसेस उस समय के, हमको युद्ध क्षेत्र के एविडेंसेस कोई भी प्राप्त नहीं होते हैं, या कोई भी हस्तिनापुर जैसी बहुत बड़ी सिटी में बड़े बड़े महल या बहुत बड़े बड़े दरवाजे आगे देखने को मिलेगा इस प्रकार के हुआ करते हैं, हमें ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं, तो हम श्योर नहीं है उस चीज के विषय में। पर इतिहासकार अलग अलग प्रकार के अपने व्यूज देते हैं। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द मेमोरी ऑफ एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स किंग फॉग वाज पर्सपेक्टिव प्रिजर्व्ड इन द नैरेटिव। भाई जितने भी जो युद्ध हुए हैं एक प्रकार से क्या हमारी यादें हैं और कथानक हैं, कथाएं चली आ रही हैं एक समय से दूसरे समय लोगों के द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे कोई इतिहासकार ने बोला कि भाई ये सब बस सुनी हुई कथाएं हैं, जो भाई दो परिवार के मतलब ऐसे परिवारों के बीच में क्या हुआ था, एक प्रकार से युद्ध हुआ होगा, ऐसी ऐसी कहानी कौरव पांडव की कुछ क्या है, कहानियां हैं, कथाएं हैं। और दूसरा इतिहासकार क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट दैट देयर इज नो अदर कोरैबोरेटिव एविडेंस ऑफ द बैटल। और क्या भाई हमें कोई भी ऐसे युद्ध से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिले तो शायद ये युद्ध नहीं हुआ होगा। भाई कोई हमें एविडेंसेस प्राप्त नहीं हुए ना उस युद्ध के, तो उसके आधार पर अलग इतिहासकार अलग बात करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या ऑथर। अब उस महाभारत का ऑथर कौन हुआ करता था और क्या उसकी डेट हुआ करती थी, किस समय लिखा गया है। हु रोट द टेक्स्ट, महाभारत को किसने लिखा या उस ग्रंथ को किसने लिखा।
दिस इज अ क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर। अब इसी प्रश्न के अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। भाई ये महाभारत की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसा एक कोई ग्रंथ हुआ करता था पूरा का पूरा? नहीं। सो द ओरिजिनल स्टोरी was probably composed by Charioteer। और जो ओरिजिनल स्टोरी, अब ऐसा मान अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसके आधार पर क्या हमने देखा कि जो भाई जो सही उसकी कहानी है, जो ओरिजिनल स्टोरी है, was probably composed by Charioteer bards। चैरियोटर बार्ड्स कौन होते थे? सारथी हुआ करते थे। अर्जुन के सारथी कौन हुआ करते थे? श्री कृष्ण हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग प्रकार के क्या हुआ करते थे, अलग अलग जो राजा हुआ करते थे, जो युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सबके अपने अपने क्या हुआ करते थे, सारथी हुआ करते थे। और वही सारथी जो उनके सामने जितने भी युद्ध हो रहे हैं, उन्हीं सारथियों को क्या बोलते थे? सूत बोलते थे। सूत सूत बोला जाता था, उन्हीं सारथियों को क्या बोला जाता था? सूत। हु जनरली अकम्पनीड बाय द क्षत्रिय वॉरियर, जो योद्धाओं के साथ अपने अपने रथों को चलाते थे और बैटल फील्ड में जाते थे। एंड कंपोज्ड पोएम, अलग अलग प्रकार की कविताएं, सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट, किस प्रकार से उन लोगों ने युद्ध जीते, किस प्रकार से पूरे के पूरे युद्ध में उन्होंने अपनी विजय प्राप्त करी, इन सभी चीजों का वर्णन वो अपनी आंखों देखा वर्णन करता था, अपने अपने अलग अलग प्रकार से लिखा करता था। इन सभी का वर्णन अलग अलग पोयम वगैरह कविताओं में इनका वर्णन किया करता था। किसका किया करता था? जितने भी युद्ध भूमि पर जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं, किसकी मृत्यु हो रही है, कैसे राजा ने विजय प्राप्त की अपने युद्ध में, इन सभी इस प्रकार की कथाओं का क्या करता है? वर्णन करते हैं। कौन? चैरियोटर बार्ड्स करते हैं। जो सारथी लोग हुआ करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सूत भी बोला जाता है, सुत बोला जाता है, सुत या सूत बोला जाता है। ये अपनी कथाओं का इस प्रकार से ऐसे कथाएं या कहानियां बनाकर वर्णन करते हैं अपने राजाओं का या योद्धा का। अब देखो बहुत समय तक तो क्या देखने को मिलता है कि ये ओरली सर्कुलेट हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह कहीं लिखित इस प्रकार से लिखित नहीं की गई है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक दूसरे में लोगों में अलग अलग क्षेत्रों तक ये फैली हुई थी, वो मौखिक रूप से प्रचलित थी। देन पर उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC, कब? 5th सेंचुरी BC आते आते क्या क्या आते आते 5th सेंचुरी BC आते आते ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू कमिटेड टू राइटिंग। ब्राह्मणों ने क्या डिसाइड किया? भाई जितनी भी जो कहानियां प्रचलित हैं आसपास, इन सभी कहानियों को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और सबको एक साथ संकलित करेंगे और लिखेंगे इन सभी कहानियों को, जितनी भी कहानी प्रचलित है हमारी इस क्षेत्र के हिसाब से। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो कहानी किसने लिखी थी? बार्ड्स ने लिखी थी। अलग प्रकार की कथाएं जो प्रचलित है हमारे क्षेत्र में, इन सभी कहानियों को क्या करेंगे? हम एक जगह लिखेंगे। So this was the time when chiefdoms such as those of the Kuru and Panchal, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming kingdom। अब देखो कुरु एंड पांचाल उस समय क्या होते थे? किंगडम भी हुआ करते, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है भाई महाजनपद में कुरु और पांचाल जैसे बड़े बड़े किंगडम्स राज्य हुआ करते हैं। उसी क्षेत्र में हुआ करते थे। कहाँ पर? जहाँ पर हम जो महाभारत की कहानियां सुनने को मिलती है, उसी क्षेत्र के हिसाब से देखने को मिलती है। यहाँ बड़े बड़े किंगडम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डेवलप होते हैं, क्योंकि जो कहानी हमको देखने की इन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कथाएं सारी की सारी महाभारत की उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी, और ऐसे ही बड़े बड़े महाजनपद देखने को मिलते हैं कुरु और पांचाल जैसे। सो डिड द न्यू किंग वांट देयर इतिहास। अब देखो जितने भी नए नए राजा आते हैं, क्या वो डिसाइड करते हैं वांट देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड? उन्होंने कहा भाई हमारा जो इतिहास है, हमारी जन्मभूमि से, हमारे पूर्वजों से रिलेटेड हमारा जो इतिहास है, उसको हम सिस्टमेटिकली लिखवाना चाहते हैं या नहीं, ये उन्होंने डिसाइड किया अलग अलग राजाओं ने। सो इट इज पॉसिबल दैट द अपहेवल्स दैट ऑफन accompanied the establishment of these states were the old social values were often replaced by new norms। जितने भी अलग अलग प्रकार की सोसाइटी में पुराने नॉर्म्स चल रहे हैं, वो किसके द्वारा? नए नए नॉर्म्स के द्वारा धीरे धीरे रिप्लेस होने लगे। एंड रिफ्लेक्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, और सोसाइटी में किस प्रकार से ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, कैसे सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंज आने लगे, वो सभी बातें हमको इस कहानियों में देखने को मिलती हैं। तो कुरु पांचाल क्षेत्र जो हमने उनके बारे में पढ़ा, सच में इस प्रकार से कोई क्षेत्र हुआ करता था, या इस प्रकार के इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ है पांडव कौरव के बीच में, ये सारी बातें उस समय ब्राह्मणों ने डिसाइड किया कि हम इसको लिखेंगे। सो वी नोटिस अनदर फेस इन द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन 200 BC एंड 200 CE। अब देखो क्या देखने को मिलता है? 200 BC से लेकर 200 CE का पूरा फेस देखने को मिलता है। क्या पूरा फेस देखने को मिलता है? कब से लेकर कब तक का? 200 BC से लेके 200 BC से लेके 200 CE तक का ये पूरा फेज हम देखने को मिलता है। दिस वाज द पीरियड व्हेन द वर्शिप, इसी समय क्या हो रहा था? भगवान विष्णु की पूजा की जाने लगी थी। वाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे इनकी पूजा करना। एंड द कृष्णा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक, महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन है? कृष्ण के बारे में देखने मिलते हैं। वाज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, तो इन्हें विष्णु का ही अवतार मानने लगे लोग। भाई जो कृष्ण जो है विष्णु का ही अवतार है, इनसे इनको एसोसिएटेड करने लगे। सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 एंड 400 CE, अब क्या देखने को मिलता है? 200 एंड 400 CE में, 200 एंड 400 CE में, यहाँ से इस वाले टाइम पीरियड पे क्या देखने को मिलता है?
लार्ज डाइडेटिक सेक्शन, उपदेशात्मक जो पार्ट है उसका, रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वाज एडेड। अब देखो इसी समय क्या हो रही है, इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, मनुस्मृति लिखी जाने लगी थी। तो देखो जो धीरे धीरे जो कहानी है इस समय लिखी जा रही है, हमारी पूरी की पूरी महाभारत के जो हम डिसाइड किया है ब्राह्मणों लिखने का, तो महाभारत लिखी जा रही है, अलग अलग कथाएं लिखी जा रही हैं। पर समय के साथ साथ क्या देखने मिलता है, जब धर्म हमारे जो हमारी लॉ बुक है मनुस्मृति, ये भी उस समय धीरे धीरे क्या मनुस्मृति भी लिखी जा रही थी। इसी मनुस्मृति से कुछ पार्ट जो मनुस्मृति में इंपॉर्टेंट डाइडेटिक पोर्शन जो हमारे महाभारत में ऐड किया गया है, जो महाभारत में उपदेश दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इसी मनुस्मृति से द्वारा लेकर ऐड किए गए हैं। जो डाइडेटिक सेक्शन है, जो उपदेशात्मक चीजें हैं, जो उपदेशात्मक बातें हैं जो हमारे महाभारत में हमें देखने को मिलती है, वो किससे ली गई है, मनुस्मृति से लेकर लिखी गई है। कि मनुस्मृति में बताया गया किस प्रकार की सोसाइटी होना चाहिए, किस प्रकार के वर्णों को क्या कार्य करना चाहिए, कौन से वर्ण के किस प्रकार की सेवा कौन करेगा, ये सारी की सारी बातें जो मनुस्मृति में थी, इसी प्रकार की कुछ कुछ बातें हमें महाभारत में भी देखने को मिलती हैं। और इन सभी को महाभारत में ऐड किया गया। कब किया गया, 200 से लेकर 400 सी के बीच में, है ना। विद दीज एडिशंस अ टेक्स्ट व्हिच इनिशियली परहैप्स हैड लेस देन 100 वर्सेस, लेस देन 10,000 वर्सेस, लगभग 10,000 श्लोक हुआ करते थे उस समय, परंतु धीरे धीरे कर इतनी सारी बातें, अलग प्रकार का डाइडेटिक सेक्शन ऐड हुआ उसमें मनुस्मृति के द्वारा और अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, तो वह कितने श्लोक हो गए, धीरे धीरे समय के साथ साथ में 1,00,000 श्लोक हो गए। जब महाभारत के हम देखते हैं अलग अलग नाम, प्रारंभ में इसको जय संहिता बोला जाता था, फिर उसको भारत बोले जाने लगे, फिर महाभारत बनी, जब उसमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा श्लोक होने लगे, है ना। तो किस प्रकार से और भी इसमें अलग अलग पोर्शन ऐड होने से महाभारत में धीरे धीरे और ज्यादा श्लोक हो गए और समय के साथ साथ उसमें और ज्यादा एडिशन होने लगा। ऐसे धीरे धीरे महाभारत बहुत लंबे समय तक लिखी जाने लगी। तो दिस एनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज नेम व्यास। और देखो महाभारत को बोला जाता है कि महाभारत को किसने लिखा है, हमारे वेद व्यास ने। किसने लिखा है, वेद व्यास ने। इसे हम बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, कृष्ण द्वैपायन बोला जाता है। पौराणिक कथाओं में आप इनसे जन्म से संबंधित कथाएं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा रोचक कथाएं हैं, जरूर सुनिएगा, है ना। किसके द्वारा लिखी गई है, व्यास के द्वारा लिखी गई है। अब क्या देखते हैं हम, व्यास के द्वारा लिखी गई है सर्च ऑफ द कन्वर्जेंस। अब क्या देखने मिलता है कि सर्च ऑफ द कन्वर्जेंस। अब भाई जो सत्य है कि भाई सचमुच में युद्ध हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, किस जगह पर हुआ, ये सभी चीजों के सत्य को जानने के लिए क्या करने लगे, और धीरे धीरे हम रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, खोज करेंगे। द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल। महाभारत में हमको क्या देखने मिलता है कि भाई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जंगलों की बात देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के पहले से हुआ करते थे, बड़े बड़े महल, अलग अलग प्रकार की सेटलमेंट, यहाँ वहां लोग रहा करते थे। तो क्या होता है 1951-52 में द आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल आते हैं। कौन आते हैं हमारे, बीबी लाल आते हैं। एक्सकेवेटेड एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे एक गांव है, क्या नाम है उसका, हस्तिनापुर है, जो हमारा आज भी उस क्षेत्र में क्या करते हैं, एक्सकेवेशन उत्खनन अपना प्रारंभ कर देते हैं। कौन, बीबी लाल। वॉज दिस द हस्तिनापुर ऑफ द एपिक, क्या यह वही हस्तिनापुर है जो हमको महाभारत में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। वाइल द सिमिलरिटी इन द नेम्स कुड बी कोइंसिडेंशियल, द लोकेशन ऑफ द साइट इन द अपर गंगा द्वाब। एक प्रकार से कोइंसिडेंस हो सकता है कि जगह का नाम हमें कॉमन देखने को मिलता है अपर गंगा द्वाब में, ऐसा कंफर्म नहीं है। वेयर द कुरु किंगडम वाज सिचुएटेड सजेस्ट दैट इट मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ द कुरु मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। अब कुछ इतिहासकारों को लगा कहीं ना कहीं ये हस्तिनापुर वही जगह तो नहीं है जो महाभारत में हमें देखने को मिलती है, जो उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। तो ऐसा इतिहासकारों ने वहाँ पे रिसर्च करने का डिसाइड किया, किसने, बीबी लाल ने। सो लाल फाउंड एविडेंसेस ऑफ द 5 ऑक्यूपेशनल लेवल। अब लाल ने क्या देखा कि भाई इसके 5 लेवल हुआ करते थे, किसके, उस जगह, मतलब उन्होंने जब एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, भाई कोई भी एक्सकेवेशन है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। अलग अलग स्ट्रेटा में हमारी, जैसे हमारी जो क्या बोलते हैं, जमीन में इस प्रकार से ऐसे खुदाई की जाती है, अलग अलग प्रकार के ऐसे 5 लेवल बना दिए। क्या बना दिए, ऐसे 5 लेवल बना दिए, 1 2 3 4 ऐसे 5 लेवल बना दिए अलग अलग प्रकार से। इस प्रकार से हमारी अर्थ रहती है, इसको ऐसे धीरे धीरे इस प्रकार से ऐसा उसमें एक्सकेवेशन करते हैं, इस प्रकार से एक्सकेवेशन किया जाता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है हमको, इस प्रकार से एक्सकेवेशन किया जा रहा है, किसके द्वारा, बीबी लाल के द्वारा। उसमें क्या देखने को मिलते हैं, 5 लेवल्स देखने को मिलते हैं, किसको, बीबी लाल को। तो भाई 5 लेवल्स में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है ना। सो विच द सेकंड एंड द थर्ड आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस। अब इसमें क्या, सेकंड वाला ये लेवल, तो थर्ड वाला ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड ये और ये वाला थर्ड, इस प्रकार से देखते हैं, है ना। सो दिस वाज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेस इन द सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या देखने मिलते हैं, 12th 7th सेंचुरी बीसी। ये हमारा सेकंड फेज कब से कब तक का है, 12 से लेके 7th सेंचुरी बीसी, 12 से लेके 7th बीसी समय, इस समय की बात की जा रही है।
तो इस प्रकार के हमको घर देखने को मिलते हैं। और उसमें घरों में क्या देखा उसने हमारे बीबी लाल ने, कि विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकेवेटेड नो डेफिनेट। देखो कोई भी प्लांट तरीके से घर नहीं बने हैं, घर कहीं भी बने हैं आसपास के, जैसे ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं तो उनके घर भी प्रॉपर नहीं बने हैं। बट वॉल्स ऑफ द मड एंड मड ब्रिक बट ड्यूली इनकाउंटर्ड, भाई इनकी कच्ची क्या बोलते हैं ईटें जो है, कच्ची ईटों का प्रयोग किया गया है उनकी दीवार बनाने के लिए। कच्ची ईटों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी घर जो बनाया गया है वो प्रॉपर तरीके से प्लांट तरीके से नहीं बनाया गया है। ये घरों में देखने को मिलता है कब, 12th से लेकर 7th BC के फेज में, मतलब ये और पहले की बात चल रही है। और इसी समय क्या हो रहा है, हमारा महाभारत के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई बोला गया है कि यही हमारे समथिंग अराउंड 10th सेंचुरी BC या 1000 समथिंग 1000 BC समथिंग पे हमारा क्या हो रहा है, महाभारत का युद्ध हुआ है। और वो यही टाइम पीरियड का, लेकिन इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड जब हमने एक्सकेवेशन की है तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो घर हमें प्राप्त, कोई बड़े बड़े महल देखने को नहीं मिलते हैं, कोई बड़ी बड़ी दीवारें देखने को नहीं मिलती है, कच्ची ईटों से बनी हुई दीवारें देखने को मिलती है, अनप्लान्ड उनके घर देखने को मिलते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द मड प्लास्टर ऑफ द प्रोमिनेंट रीड मार्क, देखो अब जी देखो मिट्टी से उनका प्लास्टर किया जा रहा है, जो आज भी हमारे गाँव में, बहुत से गाँव में जब आप देखने को जाओगे ऐसे बांस की पतली पतली तीलियों का उपयोग करके उनको जोड़कर, इस प्रकार से ऐसे जोड़ जोड़कर पास पास जोड़कर ऐसे दीवार बनाई जाती है। और इन्हीं दीवार पर क्या कर दिया जाता है, ऐसे मड मिट्टी से ऐसे प्लास्टर कर दिया जाता है घरों के चारों तरफ से। प्रोमिनेंट रीड मार्क्स, जो पतले पतले बांस की तीलियां वगैरह रहती हैं उनसे ऐसे घर की दीवार बना दी जाती हैं। इस प्रकार के हमें वहां से एविडेंस मिलते हैं। हाउस ऐसे रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विद द मड, देखो रीड की वॉल्स हैं, मड से उनका प्लास्टर कर दिया जाता है। और उसके बाद देखने को मिलता है क्या, फॉर द थर्ड फेज द 6th-3rd सेंचुरी ही नोटेड, और देखो कब से कब तक, 6 से 3rd सेंचुरी देखने को मिलता है। कब, ये सेकंड फेज में, थर्ड फेज में 6 से लेके 3rd सेंचुरी BC तक। अभी हमारा और न्यू बिल्कुल और लेटेस्ट स्टेट है भाई, और जरा जाते हैं हमारे, और ज्यादा नए नए समय पर जाते हैं। यहाँ क्या देखने को मिलता है, इसी समय से हमको क्या देखने को मिलता है, महाजनपद काल के प्रारंभ हो जाता है, 16 महाजनपद बनते हैं। फिर से सेकंड अर्बनाइजेशन होता है, हड़प्पा के बाद सेकंड अर्बनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है, धीरे धीरे सिटीज डेवलप होने लगी है, 16 महाजनपद बन रहे हैं। तो इस प्रकार का इस समय का एक्सकेवेशन होता है तो क्या देखने को मिलता है, हाउस ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज बर्ट ब्रिक, देखो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करने लगे घर में, कब, हमारे 6th सेंचुरी के स्टेटा में। ये वाले में हमें जो ये समय हमारा युद्ध चल रहा है उस समय का हमने स्टेटा लिया, उस समय का लेवल हमने देखा, पर हमको क्या कच्ची ईंटों से बने दीवारें देखने को मिलती है, अनप्लान्ड घर देखने को मिलते हैं, इन सभी एविडेंस मिलते हैं। इसी समय महाभारत का युद्ध चल रहा है तो कोई हमें सच एविडेंसेस, वैलिड एविडेंसेस प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु अब कब देखते हैं, 6 से लेकर 3rd सेंचुरी तक पके हुए घर देखने, पकी हुई ईंटों से बने घर देखने को मिलते हैं, शोकेस जार्ज मिलते हैं, प्रॉपर उनका सीवेज सिस्टम देखने को मिलता है। देखो मिट्टी से बनी हुई उनकी नालियां देखने को मिलती है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलता है जिससे पानी निकलता है, पकी हुई रिंग कुएं वगैरह होते हैं, रिंग वेल्स हुआ करते हैं, उनमें भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहा है। टेराकोटा की may have been used both as wells एंड ड्रेनेज पिट्स, देखो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना है किसमें, ड्रेनेज में, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, कुएं वगैरह बनाने के लिए, दीवारें वगैरह बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग में प्रॉपर हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, टाउन के फॉर्म में कैसे शहरों का विकास हो रहा है वो इसी समय से प्राप्त होता है। लेकिन महाभारत का युद्ध तो हमें इस समय देखने को मिलता है, जहाँ का हमें स्टेटा निकालता है, स्टेटा देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको महाभारत के रिलेटेड कोई एविडेंसेस हस्तिनापुर से बीबी लाल को देखने को नहीं मिलते हैं। सो हमको इस प्रकार से ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सो वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी इन द एपिक एडेड आफ्टर द मेन नैरेटिव हैड बीन कंपोज, तो क्या ऐसा है कि जो बाद में हमारे सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि भाई इस प्रकार की हमारे हस्तिनापुर जो होती थी, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, और बहुत ही ज्यादा समृद्ध शहर हुआ करता था, कौन, हमारा हस्तिनापुर। तो यह सब बातें जो की गई है कि बाद में महाभारत में ऐड की गई है, कब, हमारे 6th सेंचुरी आते आते, क्योंकि 6th सेंचुरी में ही हमको देखने को मिलते हैं शहर, उसके पहले तो देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार से प्रश्न किया, अर्बन सेटर्स के इसी समय फ्लोरिश करते हैं ना हमारे यहाँ पर हस्तिनापुर वाले रीजन में। सो और वॉज इट फ्लाइट ऑफ पोएटिक, या फिर ये एक प्रकार से कहानी या कविताओं के द्वारा ही है, विच कैन नॉट ऑलवेज बी वेरीफाइड बाय कंपेरिजन, भाई इनको एविडेंस के बेसिस पर हम क्या कंपेयर करके देखें तो बिल्कुल भी ये वैलिड नहीं देखने को मिलता है भाई कि एक प्रकार से क्या है, कहानियों के फॉर्म में ही महाभारत हो सकती हो। कंसीडर एनदर इंस्टेंस, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे बीवी लाल ने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया और उनको सच कोई भी एविडेंसेस प्राप्त नहीं होते, बस उनको एक सिटी देखने को मिलती है कि हस्तिनापुर नाम की कोई सिटी है, हमने एक्सकेवेशन किए और वहाँ पे उसके एविडेंसेस ऐसे प्राप्त नहीं होते। पर कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार बोल दिया कि हो सकता हो कि बाद के समय में हस्तिनापुर ये सिटी कब बाद में फ्लोरिश करी होगी, 6th सेंचुरी समथिंग अराउंड पे देखने को मिलते हैं, हमारे महाजनपद बनते हैं, उस समय का वर्णन हमारे महाभारत में किया होगा। ये सारी बातें की जाती है और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि एक प्रकार से हो सकता है ये केवल कहानी हो, क्योंकि इनके कोई एविडेंस से कंपेयर करें तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम अदर एग्जांपल देखते हैं, अनदर इंस्टेंस
वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन द महाभारत इज द्रौपदीज मैरिज। अब देखो द्रौपदी का जो विवाह हुआ था इसमें हम क्या देखने को मिलता है, विद द पांडव। पांडवों के साथ क्या होता है, द्रौपदी का विवाह होता है। एन इंस्टेंस ऑफ पॉलिंड्री, बहुपति विवाह, मतलब एक से ज्यादा पतियों से, मतलब एक स्त्री है उसका एक स्त्री का विवाह, एक स्त्री का विवाह किससे होना, एक स्त्री का विवाह बहुत सारे पुरुषों से होना, उसको क्या बोलते हैं, एक स्त्री का विवाह अलग अलग पर एक से ज्यादा पुरुषों से उसका क्या होना, विवाह होना, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पॉलिंड्री। दैट इज द सेंट्रल टू द नैरेटिव। और यह इंपॉर्टेंट बात है एक प्रकार से, जो हमारे नैरेटिव, हमारी कहानियों में, महाभारत के नैरेटिव वाले पोर्शन में दी गई है कि भाई जो द्रौपदी का विवाह हुआ था वो पांडवों के साथ हुआ था। एक महिला, उसका विवाह 5 पुरुषों से हो रहा है। सो इफ वी एग्जामाइन द सेक्शन ऑफ द एपिक दैट डिस्क्राइब्स दिस इवेंट, इट इज एविडेंट दैट द ऑथर अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन इट इन वैरायटी ऑफ वेज। देखो ऑथरों ने, इनको जो ऑथर, उनके लेखक जो है ना, अलग प्रकार से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अलग प्रकार से इसकी बातें की गई हैं कि किस प्रकार से पांडवों का विवाह हुआ था। ये देखो द्रौपदी के मैरिज के बारे में देखने को मिलता है। भाई जो हमारे पांचाल नरेश हैं वो एक प्रकार से ऐसे आयोजन करते हैं अपनी पुत्री के विवाह का, स्वयंवर रचने की बात करते हैं कि भाई हमारे पुत्री क्या नाम है, द्रौपदी का हम क्या कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है। तो मछली की आंख, ऐसे पानी में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाने का ऐसा कार्यक्रम होता है ऐसा। तो उसमें कौन करते हैं, हमारे अर्जुन क्या करते हैं, तीर मार देते हैं और द्रौपदी को जीत लेते हैं। द्रौपदी से उनका विवाह कर दिया जाता है। किसके द्वारा, द्रुपद राज के द्वारा, जो हमारे पांचाल के राजा हुआ करते हैं। तो इनसे इनका क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। और विवाह करने का निर्णय लिया जाता है कि भाई इनसे इनका द्रौपदी का विवाह होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनको फिर वो सब पांचों पांडव मिलकर जब घर पहुंचते हैं तो हमारी माता कुंती, हमारी माता कुंती क्या करती हैं, घर पर कुछ कार्य कर रही होती है। तो कार्य करते समय वो ध्यान नहीं देती है। तो उनके पुत्र बोलते हैं कि हम कुछ हम ये इसको हमने क्या करा, हमने इसे जीत कर लाए हैं। तो माता कुंती बोल देती है कि आपस में बांट लो, सभी भाइयों में आपस में बांट लो इसे। तो इस प्रकार का आदेश दे देती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भाई बाद में कुंती को ये रियलाइज होता है कि मैंने तो एक गलत प्रकार का आदेश दे दिया, परंतु सभी पुत्रों सब एक बार बोल दिया आदेश तो मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वह द्रौपदी जो होती है पांचों पांडवों की पत्नी कहलाने लगती है। अब इस बात से कौन हो जाते हैं, हमारे द्रुपद जो है, जो क्या बोलते हैं, द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, वो इस चीज से नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं, हमें ऐसे विवाह को नहीं मानता, इस प्रकार की जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो हमारे जो व्यास आते हैं, संत व्यास आते हैं, हमारे वेद व्यास या व्यास, वो आते हैं और बोलते हैं हमारे कैसे द्रुपद से कि जो पांडव जो है वो इंद्र का ही अवतार है। और जो आपकी उनकी जो वाइफ है द्रौपदी, जो इंद्र की जो वाइफ है, उन्हीं के अवतार के रूप में किसको लिया गया है, द्रौपदी ने भी जन्म लिया है। एंड दे वर दस डेस्टाइन फॉर द ईच अदर। और इस प्रकार से इन लोगों ने अपने अपने जन्म लिया है कि भाई जो इंद्र है और इंद्र की पत्नी है, इन दोनों ने जन्म लिया है पांडव और द्रौपदी के रूप में, इसलिए इनका विवाह किया जा रहा है। इस बात को उन्होंने बता के, व्यास की बात मान के, द्रुपद राज मानकर उन्होंने एक और बात ऐड की कि भाई दैट इन अनदर इंस्टेंस अ यंग वुमेन हैड प्रेड टू शिवा। भाई एक महिला ने क्या किया, भगवान शिव से आराधना की पति के लिए। एंड इन हर एंथुसियाज्म हैड प्रेड 5 टाइम्स। और उसने उसी उत्सुकता में क्या 5 बार भगवान शिव से प्रार्थना कर ली। अब 5 बार प्रार्थना कर ली तो क्या हुआ, दिस वुमेन वाज न्यू। अब देखो वही बात को क्या करते हैं कि द्रौपदी जो है वही महिला है, और शिव ने क्या उनकी 5 बार, इसको 5 बार मान लिया, तो 5 पांडवों से उनका क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। इस बात से क्या हो जाते हैं, हमारे द्रुपद राज क्या हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और उनकी मैरिज के लिए एग्री कर देते हैं। और ये हमारे हस्तिनापुर के बारे में दिया गया कि आदि पर्व में, आदि पर्व क्या हमारे महाभारत का एक पर्व है, उसमें ये बात की गई कि बहुत बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे, कहाँ पर, हमारे हस्तिनापुर में। ये सारी बातें की गई, लेकिन ऐसा हमें कोई भी एविडेंसेस वहां से प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमारी अलग प्रकार की दीवार हस्तिनापुर में देखने को मिलती है एक्सकवेशन करने पे, है ना। अब आगे क्या देखते हैं, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस सजेस्टेड दैट द फैक्ट दैट द ऑथर डिस्क्राइब, देखो क्या देखने मिलता है, पॉलिंड्रस यूनियन के बारे में देखने को मिलता है, इंडिकेट्स दैट द पॉलिंड्री मे हैव बीन प्रेवलेंट अमंग रूलिंग एलिट्स। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि भाई जो रूलिंग एलिट्स हैं, बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, इनकी कुछ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लोग बीच में क्या पॉलिंड्री प्रेवलेंट थी। पॉलिंड्री मतलब एक महिला के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पति हो सकते हैं। ये केवल कुछ एलिट क्लास के कुछ ही लोगों में ये प्रेवल कर रही थी, एक इतिहासकार ने ये बात बोली। अब एट द सेम टाइम द फैक्ट सो मेनी डिफरेंट, अब और भी अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं, सजेस्ट दैट पॉलिंड्री ग्रेजुअली फेल इनटू डिसफेवर अमंग द ब्राह्मण। धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, ब्राह्मण ही बोलते हैं इसको डिसफेवर करते हैं, भाई ये पॉलिंड्री चल रही है, ये एक बहुपति विवाह है, ये सही नहीं है। और उन्होंने उसको फिर से क्या किया, हु रिवर्क्ड एंड डेवलप्ड द टेक्स्ट थ्रू द सेंचुरीज। उन्होंने क्या किया, उसको सुधारा, समय के साथ साथ धीरे से सुधार किया कि भाई ये पॉलिंड्री है, ये एक प्रकार से प्रचलन में नहीं देना चाहिए, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। सम हिस्टोरियंस नोट द व्हाइल द प्रैक्टिस ऑफ द पॉलिंड्री मे हैव बीन सीम्ड
अनयूजुअल और अनइवन डिजायरेबल फ्रॉम द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ब्राह्मण लोगों ने क्या बोला भाई भाई कि पॉलिंड्री नहीं, पॉलीगैमी प्रिवेल कर सकती है भाई कि एक हस्बैंड बहुत सारी मतलब क्या पत्नियां रख सकता है, पर एक पत्नी बहुत सारे हस्बैंड नहीं रख सकती, ये ब्राह्मणिकल लॉ है। परंतु ये सारी बातें हमको जैसे कि हम महाभारत में देखने को मिलती है कि भाई इस समय पॉलिंड्री प्रिवेल कर रही है पॉलीगैमी के बजाय, तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है क्या हमारे ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू के, है ना। इट वॉज प्रिविलेंट इन हिमालयन रीजन, और क्या बोलते हैं कि ये आज भी क्या बोलते हैं, आज भी उस समय प्रिवेल करती हुई कहा हमारे हिमालयन वाले रीजन में, नदन वाले रीजन में। कुछ इतिहासकार इस प्रकार की बातें करते हैं, और अदर सजेस्ट दैट देयर में हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ द वुमेन, और कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं में शॉर्टेज ऑफ वुमेन होती होगी, भाई वुमेन कम कम वुमेन होती होगी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वारफेयर, क्योंकि भाई युद्ध चल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत से लोग यहाँ वहाँ मर रहे हैं, तो वुमेन की शॉर्टेज होती होगी। एंड दिस लेड टू पॉलिंड्री, और इसी वजह से क्या वहाँ पे पॉलिंड्री प्रिवेल कर रही है। एंड इन अदर वर्ड्स इट वाज एट्रीब्यूटेड टू द सिचुएशन ऑफ द क्राइसिस, वहाँ पे क्राइसिस आ रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, इस वजह से क्या करते हैं वहाँ पे एक 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 महिला से बहुत सारे पति, बहुत सारे हस्बैंड क्या कर लेते थे, विवाह कर लिया करते होंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के इतिहासकार ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए, अलग अलग प्रकार के मत देते हैं। तो सम अर्ली सोर्सेज सजेस्टेड दैट पॉलिंड्री वाज नॉट ओनली और इवन द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज, केवल ना ही केवल पॉलिंड्री नहीं, और ना ही केवल पॉलिंड्री और पॉलिंड्री भी नहीं केवल, इसके अलावा भी और भी अलग प्रकार के फॉर्म ऑफ मैरिज उस समय चल रहे थे। भाई पॉलिंड्री पॉलीगैमी यही केवल कुछ ही प्रकार के नहीं तरीके हुआ करते थे विवाह के, इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के विवाह के तरीके उस समय प्रिवेल कर रहे थे। सो व्हाई देन डिड द ऑथर चूज टू एसोसिएट दिस प्रैक्टिस विद द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ द महाभारत, परंतु इतिहासकारों ने इसको सेंट्रल कैरेक्टर से रिलेटेड क्यों एसोसिएट किया, भाई द्रौपदी के 5 हस्बैंड हुआ करते थे। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वी नीड टू रिमेंबर दैट क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन हैज इट्स ओन नैरेटिव रिक्वायरमेंट। हम कोई भी कथा कहानी लिख रहे हैं, जब तक उसमें कुछ रोचक बातें, कोई स्पेशल फैक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो हम उसमें इंटरेस्ट कैसे लेंगे। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं महाभारत भी एक प्रकार से कहानी की तरह होती होगी, जिसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की बातें भी जोड़ दी गई हो कि भाई द्रौपदी के 5 हस्बैंड हुआ करते होंगे, द्रौपदी से ही 5 पांडवों का विवाह किया गया होगा। तो हम कहानी लिखते समय कुछ इन बातों को जोड़ते हैं, ऐसे कुछ कुछ इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए, और इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है कि कैसे महाभारत के से संबंधित हमें एविडेंस मिलते हैं देखने को, और कैसे अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग विचार के लिए प्रयोग करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। सो महाभारत ने हमें केवल राजाओं की कहानी नहीं दी, बल्कि समाज, रीति रिवाज और सोच का असली दर्पण भी दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।